वो उधर जाके 3 पे क्लिक करना, मतलब 3 बिंदु पे स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन क्या आगे कैसे नहीं चल रहा है यार? स्पॉटलाइट एवरीवन करते हैं आप वापस उस पे, आपके वाले पे करो ना सर, स्पॉटलाइट एवरीवन। अब उस पे सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करो। ठीक है, बड़ा कर लो। बस हो गई ना, पढ़ाओ। ये स्क्रीन शेयर हो गई ना? स्क्रीन शेयर तो पहले कर देना अपन, शेयर स्क्रीन। बेटा स्क्रीन विजिबल आप सभी को? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है, साउंड क्लियर है? ठीक है, दैट्स गुड। अपनी आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स में कुछ बेसिक फंडे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनको हमें यूज करना है पूरे थ्रू आउट फिजिक्स। ठीक है, ऐसे मैथ्स का जो एरिया है वो तो बहुत वाइड है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हम सारी चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन चीजों पर ही फोकस करेंगे जो हमें फिजिक्स में, मेडिकल में स्पेशली यूज करनी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैथ्स के कुछ पार्ट हैं जिनको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, जिन पर हमें फोकस करना है। एक है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसे कहते हैं। कैलकुलस में दो पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। और ग्राफ पर हमें कुछ डिस्कशन करने हैं। बेसिकली ग्राफ्स जो है दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बेसिक जो कुछ अलजेब्रा का पार्ट है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं जो हमें फिजिक्स में यूज करनी है उनको एक बार देख लेते हैं। अगर सबसे बेसिक बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहली पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्या है? वो है एंगल, या जिसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक लाइन जो है, जैसा मैंने यहाँ पर शो किया है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है और वो लाइन अगर अपनी इनिशियल प्रारंभिक स्थिति से वामावर्त या दक्षिणावर्त घूम रही है, तो उसका जो चाप होता है वो केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है। ठीक है, और डेफिनेशन में भी यहाँ लिखा है मैंने, हालांकि डेफिनेशन की तो मैं बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी एक रेखा ओपी अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से वामावर्त दिशा में घूर्णन करना प्रारंभ करती है। वामावर्त मतलब इस तरफ मान लो घूम करके यहाँ कहीं पर पहुंच जाती है, तो रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, अब कोण पॉजिटिव होता है और कई बार कोण हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये यहां से डिसाइड होता है कि किस दिशा को हमने धनात्मक लिया है और किस दिशा को हमने ऋणात्मक लिया है। ठीक है, किस दिशा को हमने धनात्मक लिया है और किसको ऋणात्मक लिया है। ठीक है, धनात्मक जो है वो वामावर्त दिशा को हम धनात्मक बोलेंगे और दक्षिणावर्त दिशा को हम ऋणात्मक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर यदि रेखा वामावर्त दिशा में घूमती है तो कोण धनात्मक होगा। वामावर्त मतलब इस तरफ, ठीक है, और दक्षिणावर्त का मतलब नीचे की तरफ, तो ये कोण क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है? आवाज आ रही है सभी को? मैं एक बार जस्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस उनको नहीं पहुंच रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आवाज सुनाई दे रही है तुम सभी को? ठीक है, दैट्स गुड। तो यहां से जो चिन्ह परिपाटी है वो ये कहती है कि कोण को हम धनात्मक या ऋणात्मक ले सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा धनात्मक कोण कब होगा और ऋणात्मक कोण कब होगा, वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर रेखा वामावर्त घूमेगी तो धनात्मक कोण है और दक्षिणावर्त घूमेगी तो ऋणात्मक कोण होगा। यहां से चाप की लंबाई तथा चाप कोण, चाप की लंबाई हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि जो परिधि पर ये लंबाई दिख रही है, ये चाप की लंबाई है, और कोण यहाँ पर दिख रहा है। और हम जानते हैं मैथमेटिकली कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है।
तो यहाँ से कोण थीटा, चाप एल है और त्रिज्या क्या है, आर है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, या एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। तो एक रिलेशन हमें याद रखना, और ये भी याद रखना है कोण का जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या है। क्योंकि अगर हम देखें फिजिक्स के लिहाज से देखें तो लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में होगी और त्रिज्या भी मान लो सेंटीमीटर में है, मतलब ये दोनों एक तरीके की लंबाइयां हैं, ठीक है। चाप की लंबाई और त्रिज्या ये दोनों लंबाइयां हैं, तो इनकी जो मात्रक है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फिजिक्स के लिहाज से इनकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, कोई इनका मात्रक नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इसका मात्रक तुम्हें देखने को मिलेगा रेडियन, ठीक है। रेडियन इसका स्टैंडर्ड मात्रक है, या एक आध बार हम इसको डिग्री में भी लिखते हैं कोण को, जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री डिग्री में लिखेंगे या फिर हम रेडियन में लिखेंगे। वैसे स्टैंडर्ड क्या है, रेडियन, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल के लिहाज से अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें रेडियन ही वहां पर पुट करना है। अब रेडियन क्या है, यहां से अगर हम देखें कोण, एक रेडियन क्या होगा, अगर जो चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई और त्रिज्याएं अगर समान हो जाएं, मतलब त्रिज्या की बराबर लंबाई की अगर हम चाप ले लें, तो वो कोण पर जो, वो केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है कि एक चाप जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, वो चाप अपने केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी वो 1 रेडियन होगा। तो यहाँ पर एल और आर इक्वल हो जाएंगे और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेडियन हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ये डेफिनेशन है। अगर हम देखें कि किसी एक बिंदु से अगर हमने चलना प्रारंभ किया, वामावर्त मान लो घूमना हमने स्टार्ट किया है, वामावर्त घूम करके एक चक्कर हम पूरा करके वापस उसी स्थिति पर आ जाएं, तो जो ये त्रिज्या है वो ए कह दें, ये 360 डिग्री का कोण घूम जाती है। 360 डिग्री को रेडियन में हम 2 पाई बोलेंगे। डिग्री का रेडियन में या रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन, ये हमारे लिए न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल के लिहाज से, ठीक है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी कोण डिग्री में हमें दिया है और उसको हमें रेडियन में परिवर्तित करना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कोण दिया है उसको पाई बटे 180 डिग्री से। अगर हम पाई बटे 180 डिग्री से दिए गए कोण को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें जो भी कोण मिलेगा वो किस में मिल जाएगा, रेडियन में मिल जाएगा। और अगर कोई कोण हमें रेडियन में दे रखा है और उसको डिग्री में हमें परिवर्तित करना पड़े, तो उसके लिए जो भी कोण हमें रेडियन में दिया है उसको 180 बटे पाई से हम गुणा कर दें, तो वो डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। ये कन्वर्जन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको याद रखना। और बेसिकली एक बात और तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि डिग्री से जो छोटी इकाई होती है वो होती है मिनट। जैसे लंबाई को अगर हम नाप रहे हैं, जैसे हम लंबाई को नापते हैं मीटर में नापते हैं, मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, जल्दी से बताओ। अरे इतनी देर में तुमने टाइप ही नहीं किया। लंबाई नापने के लिए, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही कोण को नापने के लिए एक इकाई, एक मात्रक है डिग्री। डिग्री से जो छोटी यूनिट होती है वो होती है मिनट, और मिनट से जो छोटी यूनिट होती है वो होती है सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। क्लियर है हर गोविंद जी? मुझे लग रहा है तुम्हारे सेटअप में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकियों को तो वॉइस आ रही है, सिर्फ तुम्हें वॉइस नहीं पहुंच रही है। तो एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, ठीक है। तो यहां से एक बात ध्यान रखना, डिग्री से मिनट में कन्वर्जन, मिनट से सेकंड में कन्वर्जन, ये हमें याद रखना चाहिए। मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एक डैश लगाते हैं और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डैश लगेंगे। क्लियर? तो ये है डिग्री का मिनट में, मिनट से सेकंड में कन्वर्जन।
ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहां पर एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लिया गया है। बेटा नोट्स अभी मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है कोमल, अभी तो सिर्फ एक ये पेज मैंने तुम्हें बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, और इसके हैंडआउट्स तो तुम्हें मिल जाएंगे। इसका हैंडआउट तो तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम्हें अलग से लिखने की क्या जरूरत आ रखी है कोमल जी? ये तो हैंडआउट मैं दे दूंगा अभी, ये एज इट इज जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है ये तुम तक पहुंच जाएगा, ठीक है? तो तुम्हें अलग से फटाफट लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की बजाय अभी फोकस करो कि जो मैं बोल रहा हूं वो तुम समझो, समझने की कोशिश करो। और मैं जैसे मैंने अभी इस पेज पर लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है पेज तुम्हारे लिए, तो इस पेज पर तुम्हारा फोकस अच्छे से होना चाहिए, इवन अभी क्लास में भी। और जब तुम्हारे पास ये हैंडआउट्स पहुंच जाएंगे, मतलब ये जो इसके एक तरीके से स्क्रीनशॉट्स हैं वो तुम तक पहुंच जाएंगे, तब उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर ये कह रहा है 2 मीटर के चाप की लंबाई ज्ञात करें, मतलब त्रिज्या 2 मीटर दे रखी है, ये त्रिज्या है r बराबर 2 मीटर गिवन है, ये चाप मान लो l है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कोण पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कोण बराबर क्या है, चाप बटे त्रिज्या। तो इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं कोण कितना है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री बराबर चाप, चाप कितना है, यहाँ पर थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो रेडियन क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाई 180, यानी कि आ जाएगा पाई बाई 3 का, ठीक है? ये कोण हो जाएगा। अब चाप बटे त्रिज्या लगाना है, तो कोण यानी कि पाई बाई 3 बराबर चाप हमें पता करना है, और त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर की है। तो यहां से हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई बाई 3 मीटर। जो यूनिट त्रिज्या की है वही यूनिट लंबाई की आएगी। क्लियर है? सलमान जो तुमने लिखा है 120, ये यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स में डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां से ये एल की वैल्यू हमें मिल गई है, यहां पर दिया हुआ है कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस, मतलब कोई कोण हमें दिया गया है 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर 2 पाई बाई 6 जो रेडियन में है, पाई के रेस्पेक्ट में है, पाई के रेस्पेक्ट में है मतलब पाई में गिवन है, मतलब रेडियन में गिवन है, उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है? चलो ट्राई करो जल्दी से, 45 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में। ये आ जाएगा पाई बाई 4, या डिग्री लगाना चाहो तो लिख दो, ठीक है? तो यहाँ से पाई बाई 4 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर 5 पाई बाई 6 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5 पाई बाई 6 इसको कन्वर्ट करना है, तो 5 पाई बाई 6 इंटू इसको पाई बाई 180 नहीं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहाँ से देखोगे पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, और हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 5 इंटू यहाँ 6 से डिवाइड कर दो 30, यानी कि आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये कन्वर्जन है डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। बेटा गुलाब अली, तुम ये समझो, मैंने अभी तुम्हें बताया न्यूमेरिकल्स में तुम्हें डिग्री नहीं चाहिए होगा, रेडियन चाहिए होगा। एंगल अगर डिग्री में गिवन है
तो वो तुम्हारे काम में तब आएगा जब तुम उसको रेडियन में परिवर्तित कर दोगे। तो डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करने के लिए क्वेश्चन में हो सकता है 100 में से एक क्वेश्चन में तुम्हें बोल भी दे, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल्स में हम डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रेडियन का यूज करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना पड़ेगा तुम्हें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। और उसमें भी स्टैंडर्ड एंगल्स ही जनरली पूछे जाते हैं, जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमें पता है इनको रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 5/180 से बस मल्टीप्लाई करो और हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो हमें चाहिए न्यूमेरिकल्स में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आगे बढ़े। यहां पर जैसे लिया है कन्वर्ट 5 मिनट टू रेडियन। अब 5 मिनट है, ये एंगल है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले जो एंगल गिवन है, थीटा जो गिवन है मिनट में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा किसमें, डिग्री में। और फिर थीटा डिग्री को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स। यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। क्लियर है? तो 5 मिनट्स को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करें, 5 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 मिनट्स इन डिग्री, तो 5 इंटू 1/60 डिग्री। क्योंकि 5 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 मिनट, 5 इंटू 1 मिनट, और 1 मिनट में क्या है, 1/60 डिग्री है। तो ये तो डिग्री में कन्वर्जन हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 5 इंटू 1/60 इंटू π/180। तो ये कन्वर्जन हो गया रेडियन में। यानी कि हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 5 पाई डिवाइड बाय 5π/10800, या सिंपली तुम इतना भी लिख करके छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल तुम इतना लिख करके भी छोड़ सकते हो बच्चों कि 60 इंटू 180। $2160 नहीं आएगा बेटा, $10800 आएगा, जो मैंने अभी लिखा था। 5π/10800 आएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, मतलब डिवाइड करके अगर 5 को हटाना हो, ठीक है, हाँ, तो देख सकते हैं, तब तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं नहीं चिराग, चिराग तुमने गलत नहीं बोला है। तुमने ऊपर से 5 को भी हटा दिया है, तो ये π/, तुम लिख सकते हो, आ जाएगा 2160। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो ये है कन्वर्जन मिनट का डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। आगे बढ़े। यहाँ पर जो कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कि इनको याद रखना है तुम्हें एटलीस्ट। जैसे 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री। मतलब कन्वर्ट करने में तुम्हें टाइम लगेगा। बेटर है ये सारी चीजें, हालांकि तुमने अपनी प्रैक्टिस में की भी होंगी इसके पहले भी, तो तुम्हें ये याद रखना जरूरी है, इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। पाई बाई 60 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। एटलीस्ट इतना तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। जैसे पाई बाई 3 का मतलब, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री है, तो 2 पाई बाई 3 मतलब 60 इंटू 2 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। पाई बाई 6 का मतलब है 30 डिग्री, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी चाहिए। याद रखने का प्रैक्टिस से आ जाएगा बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ओके। अब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमें पता होने चाहिए। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें सबको पता होंगे कि अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल लेते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर इस एंगल को थीटा कहते हैं, तो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनस मतलब आधार और कर्ण के बीच में बनता है। तो ये हो जाएगा आधार बेस, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा मतलब कर्ण। तो ऑब्वियस सी बात है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब लंब हो जाएगा। तो अगर इसको हमने थीटा कहा है तो कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनता है। तो और ये हम बात कर रहे हैं किसी एक समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का मतलब एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, उसमें ही हम ये ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। बाकी किसी और ट्रायंगल में ये चीज हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज अगर तुम्हें अप्लाई करनी है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज होना ही चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में जो भी कोण ले रहे हो, अगर तुमने इस कोण को थीटा कहा है तो इस जैसे तुमने थीटा कहा है तो इन दोनों भुजाओं को देखना पड़ेगा। जो भुजा बड़ी होगी वो कर्ण होगी, जो छोटी है वो आधार होगी। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा क्या, लंब। ये आ गया। अब यहाँ से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब देखेंगे। साइन थीटा बच्चों हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी कि पी बाई एच, ये साइन थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ पर आधार को हमने बेस कहा है तो यहाँ पर बेस बी लिखते हैं। ऐसे ही साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, वो सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा को h बाई बी लिख सकते हैं। कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम है, b बाई पी लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा यहाँ पर h अपॉन p लिखा जा सकता है। ये हमें याद रखना चाहिए। और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, जब भी समकोण त्रिभुज लगेगा वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का योग करें तो कर्ण का वर्ग हमें मिलेगा। हाँ, एक ये भी सही है, बिल्कुल सही राहुल तुमने लिखा है। एक हम लोगों को याद कराया जाता था लाल बटे के स्थाना, ऐसा करके बोला जाता था। हमारे मैथ्स के जो दिग्गज सर लोग होते थे वो ये समझाते थे कि लाल बटे के स्थाना याद कर लो। लाल बटे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो इससे हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के रेशियो मिल जाएंगे। तो एक तो हमें पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है और ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगी, ठीक है। पाइथागोरस के ये ट्रिपलेट्स कुछ समझाए गए, मतलब तीनों भुजाओं के माप है एक तरीके से। ये है लंब एक तरीके से, ये आधार है और ये कर्ण है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब जो लंब है वो आधार या जो आधार है वो लंब हो सकता है, और ये हमेशा कर्ण रहेगा। तो अगर 3, 4 और 5 का त्रिभुज बन रहा है, तो 3, 4 और 5 का त्रिभुज अगर बन रहा है तो उसके कोण कुछ इस तरीके से होते हैं। ये कोण हमें विशिष्ट रूप से याद रखने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, कि अगर मान लो हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। अब अगर हमें 4 और 5 के बीच का कोण देखना है, ये कोण हमेशा 37 डिग्री का होता है। और 3 और 5 इन भुजाओं के बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा 53 डिग्री का होगा। ये एक स्पेशल ट्रायंगल है जो हमारे
एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा जो क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, उसमें थीटा का मान 53 डिग्री या 37 डिग्री दिया जाएगा, ठीक है, अदर देन स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स, ठीक है, अदर देन द स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स। अब स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स क्या हैं? जिनके कोण वो हैं जिनकी टेबल हमें याद है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है जिसमें कोण 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। हम लोगों ने क्या किया है, इस टेबल में 37 डिग्री और 53 डिग्री को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। 37 डिग्री या 53 डिग्री, जब हम 37 डिग्री की बात करेंगे, देखो यहीं पर समझाते हैं, जब हम 37 डिग्री की बात करेंगे, मान लो ये कोण है 37 डिग्री का, तो ये भुजा बड़ी होगी 4, ये 3 है और ये 5 होगा। तो अब यहाँ पर अगर ये हमारा थीटा है कोण, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे, यहाँ पर लिख दें, याद रहेगा, लाल बटे के स्थाना। अब साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? 3/5, यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रहा होगा। अब cos 37 की बात करें तो cos 37 में आधार बटे कर्ण चाहिए तुम्हें 4/5, और tan 37 की अगर बात करें, tan 37 की, तो 3/4 हमें देखने को मिलेगा। तो ये 37 डिग्री के मान है। अब अगर हम 53 डिग्री की बात करें, मतलब इस कोण की बात करें, तो इस कोण को हम अलग से यहां बना देते हैं। जब हम इस कोण की बात करेंगे 53 डिग्री की, तो 53 में ये तो बेटा 3 है, ये 5 है और ये 4 है, त्रिभुज यही वाला है, लेकिन बस कोण हम इस वाले को थीटा कह रहे हैं। जब हम इस कोण को थीटा कहेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। अब 53 डिग्री की बात करो तो साइन 53 डिग्री की बात करो, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? यहाँ पर 4 है और कर्ण क्या है? 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। कॉस 53 डिग्री की बात करो तो कॉस 53 में आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5 हो जाएगा, और tan 53 डिग्री की बात करोगे तो लंब है 4/3, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये त्रिभुज तुम्हारे लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों ही। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कौन से कोण की। अच्छा एक बात और बता दें, इस त्रिभुज में जब 53 डिग्री वाला कोण हम देखेंगे, ये 53 डिग्री वाला कोण, तो 53 डिग्री वाला कोण 5 और 3 के बीच में बन रहा है, तो 5 और 3 के बीच का कोण 53, याद रखने के लिए बता रहा हूं, 5 और 3 के बीच का कोण 53, तो ये भुजा क्या होगी? 4 होगी। अब ऐसा मत लगा देना कि यहाँ पर कोण 5 और 4 के बीच में तो 54 हो गया, या 4 और 5 के बीच में तो 45 हो गया। सिर्फ एक बात याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, कोण 53 डिग्री 5 और 3 के बीच में बनेगा, तो दूसरा कोण कौन सा है? 37 डिग्री, ठीक है। और बाकी ये टेबल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टेबल जिसको तुम में से जो भी, जिसको भी ये टेबल याद नहीं है, वो इस टेबल को बिल्कुल याद कर ले। ऐसे याद करो जैसे तुम्हारा अपना नाम है, नाम तुमने याद रखा है अपना, या अपना सरनेम याद रखा है, उस तरीके से इस टेबल को याद कर लो। मतलब किसी ने एंगल बोला और तुम्हें ये बताया कि हमें साइन साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री या साइन 60 डिग्री या टेन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो फटाक से तुम्हारा आंसर आना चाहिए। इस टेबल में ये 3 लाइन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको तुम्हें बिल्कुल रट लेना चाहिए। थोड़ा पीछे आ जाएं, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो उस समकोण त्रिभुज से निकाले गए हैं, जो तुम्हें कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला ये कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो हमें ये 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर थीटा कोण एक बार बता दी जाए, थीटा कोण ये है, तो उसके बाद फिर हम साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जब तुम्हें साइन थीटा मिल जाए, कॉस थीटा मिल जाए, तो उसमें
और tan थीटा मिल जाए तो उसमें इन रिलेशंस को तुम प्रूफ कर सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालें और 1 के साथ ऐड कर दें तो वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाती है। sec जो होता है sec थीटा का मान 1/cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, cos थीटा का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम sec थीटा कहते हैं। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होगा, जहां पर जो cosec है वो मतलब अगर हम cosec थीटा लिखें तो ये 1/sin थीटा है, sin थीटा का ये व्युत्क्रम होता है। तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, इसमें से भी ये आइडेंटिटी हमारी सबसे ज्यादा यूज होगी। उसके बाद ये इस आइडेंटिटी की यूज थोड़ी सी कम है, बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें ये थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज की जाए। जनरली 90% क्वेश्चन जो भी मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसमें हमें पहली आइडेंटिटी ही काम में आती है। फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है, मतलब याद एटलीस्ट इतना याद रखना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है, दिया गया है कि sin थीटा बराबर 5/13, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। थीटा पहले चतुर्थांश में कोण है, ठीक है, मतलब धनात्मक कोण है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि sin थीटा बराबर क्या है 5/13। हम जानते हैं sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब लंब 5 का है और कर्ण 13 का है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो उसके हिसाब से हम देखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस ये कह दो आधार है, आधार का स्क्वायर। तो यहां से हमें आधार का मान जो मिलेगा वो 12 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैंने और थोड़ी पिछली वाली स्लाइड में यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रहा होगा 5, 12 और 13, मतलब अगर किसी एक त्रिभुज में कर्ण 13 है और कोई एक भुजा 5 है तो दूसरी 12 होगी, या कर्ण 13 है और एक भुजा 12 है तो दूसरी भुजा 5 होगी। तो समकोण त्रिभुज अगर कहीं पर है तो उसमें 5, 12 और 13 ये भुजाओं की मापे हैं, या 6, 8, 10 ये भुजाओं की मापे हैं, या 7, 24, 25 ये भुजाओं की मापे हैं। तो जैसे कि अभी मुझे इस प्रश्न में दिखाई दिया कि 5 और 13 दिखाई दिया और समकोण त्रिभुज है, तो हम तुरंत समझ जाएं कि 5, 13 तो 12 भी होगा। ठीक है, अब साइन थीटा का मान है 5/13, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो 5 है लंब, कर्ण है 13, तो आधार 12 होगा। तो अब यहाँ पर हमें निकालने हैं बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का मान, आधार का मान कितना आ गया, 12 आ गया। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 12 बटे कर्ण 13। ऐसे अगर हम tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5/12, ये tan थीटा हो जाएगा। बाकी अगर हम sec थीटा निकालेंगे तो cos थीटा का उल्टा है, कॉट थीटा निकालेंगे तो वो tan थीटा का उल्टा है। यहाँ पर लिख दें अगर हम cosec थीटा जो कि 1/sin थीटा होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 13/5। sec थीटा जो कि 1/cos थीटा होगा वो हो जाएगा 13/12। और जो cot थीटा है जो 1/tan थीटा होता है वो हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये टेबल मैंने बताई दी है, ये टेबल हमें बिल्कुल याद रखनी है। इसमें से स्पेशली साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान इन सभी दिए गए कोणों के लिए हम निकाल सकते हैं। सभी क्या है, एक तरीके से स्टैंडर्ड कोण है, ठीक है, एक मानक कोण है, और ये मान हमें डायरेक्ट याद रखने चाहिए। अब यहाँ पर है कि अगर हम ये किसी एक सर्किल को चार, यहाँ पर जो दिखाया गया है, बताया गया है, उसमें एक सर्कल को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया है, जिसमें से ये हमें पता है ये x और ये y मान लें अगर ये x और y है तो इसमें धनात्मक x और धनात्मक y के बीच में प्रथम चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश है।
अगर हम कोणों की बात करें तो पहले चतुर्थांश में मान लो ये एक रेखा है ओ ए, इस रेखा को वामावर्त दिशा में अगर घुमाएं, ऊपर की तरफ घुमाएं तो कोण धनात्मक होगा। तो ऊपर ले जाने पर मान लो यहाँ पर ये कोण बन रहा है थीटा। तो पहले चतुर्थांश में हम अगर रहेंगे तो हमारा जो x है ये x का मान, और जो y है ये y का मान, ये हमेशा x और y दोनों धनात्मक होंगे। तो x और y मतलब अगर ये समकोण त्रिभुज हम देखें, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है जल्दी से बताओ। ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो हमारे इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे, ये अगर x कह दें और एक सेकंड के लिए इसको y कह दें, तो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ जल्दी से। x और y दोनों धनात्मक होंगे। और अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं, तो पाइथागोरस की प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान से समझना मेरी बात। आधार चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो धनात्मक मान आएगा। ऐसे ही लंब का मान धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका अगर हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो धनात्मक ही आएगा। मतलब ये भी धनात्मक रहेगा और ये मान भी धनात्मक रहेगा, तो ओवरऑल कर्ण तो हमेशा धनात्मक रहेगा। एग्रीड? कर्ण का मान हमेशा धनात्मक रहेगा बेटा। एक्स का मान मतलब आधार और लंब भले ही धनात्मक हो, यार इनमें से कोई भी एक चीज या दोनों चीजें ऋणात्मक हो जाएं, कर्ण हमेशा धनात्मक रहेगा। ठीक है, अब साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा जो भी मान होते हैं वो लंब, आधार और कर्ण से संबंधित होते हैं। तो पहले चतुर्थांश में चाहे तुम साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या है, लंब, साइन थीटा ये लंब बटे कर्ण दोनों धनात्मक है, धनात्मक रहेगा। कॉस थीटा का मान देखोगे, आधार बटे कर्ण, आधार भी धनात्मक है, कर्ण भी धनात्मक है, मतलब कॉस थीटा का मान भी धनात्मक रहेगा। और लंब बटे आधार, लंब भी धनात्मक है, आधार भी धनात्मक है, यानी टेन थीटा भी धनात्मक रहेगा। यानी कि पहले चतुर्थांश में जिसमें थीटा का मान 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है अगर, तभी हम पहले चतुर्थांश में है कि ये कोण का मान, थीटा का मान क्या है, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तब हम पहले चतुर्थांश में होंगे। तो पहले चतुर्थांश में चाहे हम साइन थीटा का मान देखें या कॉस थीटा का मान देखें या टेन थीटा का मान देखें या उनके व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉट थीटा या सेक थीटा, इन सभी के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इसलिए कहा जाता है ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक होगा। ये लिखा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। जब हम दूसरे चतुर्थांश में बेटा आ जाते हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में अगर तुम देखोगे, जो आधार है वो ये रहा, आधार क्या है, वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, लंब जो है वो धनात्मक रहेगा, तो लंब और कर्ण तो हमेशा धनात्मक रहेगा। तो लंब धनात्मक है, लंब धनात्मक है, आधार ऋणात्मक है और कर्ण तो हमेशा धनात्मक रहेगा। तो लंब और कर्ण ही केवल हमें धनात्मक रिजल्ट देंगे, आधार और कर्ण हमें क्या देगा, ऋणात्मक दे देगा, लंब और आधार भी हमें ऋणात्मक दे देगा। तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में अगर पहुंचे तो केवल ये मान लंब बटे कर्ण ही धनात्मक होगा। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही लंब और कर्ण में आता है, या उसका व्युत्क्रम यानी कि कोसेक थीटा। तो यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में अगर हम पहुंच गए तो साइन थीटा का मान क्या होगा,
या कोसेक थीटा का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही जब तुम तृतीय चतुर्थांश में आओगे तो तृतीय चतुर्थांश में जो लंब है वो निगेटिव हो जाएगा और जो आधार मिलेगा वो भी निगेटिव होगा। तो आधार निगेटिव है, लंब भी निगेटिव है, तो ये इससे मिलेगा तुम्हें tan। लंब और आधार में क्या आता है, लंब और आधार की सहायता से हम tan थीटा निकालते हैं। तो लंब भी निगेटिव, आधार भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर देंगे और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, धनात्मक। tan थीटा या cot थीटा धनात्मक हो जाएगा, बाकी का सभी कुछ यानी साइन कॉस कॉसेक या सेक वो सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में cos थीटा धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया ASTC, यानी कि ऐड शुगर टू कॉफी। याद करने के लिए बस ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू चाय मत लिख देना, ठीक है, टी टी मत लिख देना, ऐड शुगर टू कॉफी। और चाय के लिए अगर CHAI लिख रहे हो तो चल जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर C आना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब cos थीटा पॉजिटिव मिलेगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पर सभी क्या है, ऑल, यहाँ पर साइन, यहाँ पर tan और यहाँ पर cos। तो ASTC ये हमें याद रखना चाहिए, ऐड शुगर टू कॉफी। पहले चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लें वो धनात्मक होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में, इसीलिए तुम देखो यहाँ पर देखो, देख सकते हो ये अपने ये जो भी कोण है 0 से लेकर के 90 डिग्री, ये पहले चतुर्थांश में आएंगे, ठीक है। इसीलिए ये सारे के सारे मान जो है तुम्हें वो धनात्मक दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे मान क्या है, पहले क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते, द्वितीय चतुर्थांश में चले जाते, तो केवल साइन और कोसेक थीटा के मान क्या होते, वो धनात्मक होते, बाकी सब ऋणात्मक होते। और अगर हम तीसरे चतुर्थांश में चले जाते तो tan और cot के मान क्या है, वो धनात्मक होते, बाकी सब ऋणात्मक होता। ऐसे अगर हम चौथे क्वाड्रेंट में आ जाए तो चौथे चतुर्थांश में केवल cos और sec थीटा के मान रोहिन, ये मतलब मैं समझ नहीं पाया तुमने क्या लिखा है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या मैं इस बात को ऐसा समझूं कि फिजिक्स में इतना मैथमेटिक्स ट्रिक नहीं है यार, ये ट्रिक नहीं, मैं तुम्हें इनफैक्ट वो चीजें समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स हैं एक्चुअली। जहां तक मैं जानता हूं कि जब भी हम नीट का पेपर देने जाते हैं तो उसमें फिजिक्स ही हमें सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट चीज है, आई थिंक सो। और फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, फिजिक्स में जो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है ना वो हमें डिफिकल्ट लगती है। तो मैं वो चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है गुलाब अली, तुमने जो लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में ए का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमें करना क्या है बेटा, स्क्वायर नहीं, हमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो चाहिए होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा के जो मान चाहिए होते हैं वो स्क्वायर के अनुपात नहीं है, वो उनके जो माप है, मेजर है। आधार कितना है, अब मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में आधार है -4 और लंब जो है वो 3 का है, तो -4 तो आ रहा है ना आधार में, आधार का स्क्वायर थोड़ी करना है साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा का मान निकालने के लिए। बात समझे?
समझ में आया? अब इसी के आधार पर देखो, ये पेज मैं समझाऊं, ये पेज एक्सप्लेन करूं, इसके पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हें थोड़ा ये यहाँ पर वैल्यू समझ में आए। पहले ये एक दो पेज है, ये पहले मैं समझाऊंगा, ठीक है, फिर पीछे आएंगे। यहाँ पर लिया गया है बच्चों, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अब मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल बना लिया हमने, है ना, और इसमें हमने कह दिया ये थीटा है। क्यों थीटा हमने इसको पॉजिटिव लिया है? क्योंकि ये कोण हमारे इस बेसिक लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए कोण ये धनात्मक है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया आधार, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। जरा इसमें साइन थीटा का मान निकालो। इसमें इसमें साइन थीटा का मान हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा का मान। अब अगर हमें साइन में माइनस थीटा लिखना होता, तो यानी कि कोण ऊपर की तरफ नहीं होता, नीचे की तरफ होता, तो वापस से हम उतना ही कोण अगर नीचे की तरफ बना दें बच्चों, मान लो ये कोण हमने नीचे की तरफ बना दिया और ये कोण हो गया माइनस थीटा। आधार उतना ही है, लंब की माप उतनी ही है, तो कर्ण उतना ही होगा। बस फर्क ये होगा कि लंब जो ऊपर की तरफ था धनात्मक, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब अगर हम यहां से साइन माइनस थीटा का मान निकालें, तो साइन थीटा का मान तो वही होता है लंब बटे कर्ण, तो चाहे वो थीटा हो या माइनस थीटा हो, मान वही होता है। तो साइन साइन का मान, साइन जो यहाँ कोण है माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा का मान क्या? लंब, लंब ये रहा माइनस एल बटे कर्ण के। तो हम साइन ऑफ माइनस थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं? माइनस लंब बटे कर्ण क्या था अपना? साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? ऐसे ही अगर हम इस त्रिभुज में cos थीटा देखें, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेटा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? धनात्मक है, कर्ण भी धनात्मक है। यहां पर इस वाले त्रिभुज में cos माइनस थीटा देखो, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? आधार, आधार तो धनात्मक है, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण तो धनात्मक रहेगा हमेशा, आधार बटे कर्ण। तो यानी कि ये मान और ये मान दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए हम cos माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। एग्रीड? ये बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ पर ये धनात्मक है, ये धनात्मक है और ये धनात्मक है। यहाँ पर ये धनात्मक, ये धनात्मक, लेकिन ये धनात्मक है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? ऐसे तुम tan थीटा के लिए भी लिख सकते हो। tan थीटा यहाँ पर क्या है? जल्दी से बोलो। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब धनात्मक, आधार भी धनात्मक, तो ये वैल्यू धनात्मक हो गई। अब यहाँ पर tan माइनस थीटा निकालो इस ट्रायंगल में। बेटा k नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि कर्ण मैंने तुम्हें समझाया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण नेगेटिव कभी नहीं आएगा गुलाम अली, क्योंकि k स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, आधार धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इसका जब वर्ग करोगे तो धनात्मक ही आएगा ना बेटा। तो k हमेशा धनात्मक रहेगा। l नेगेटिव में क्यों लिया है? अरे यार ये बताओ मुझे, कभी तुमने क्वाड्र निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है? निर्देशांक ज्यामिति में ये x है, ये y है, ये माइनस x, ये माइनस y है। तो अगर इस दिशा में कोई मतलब ऐसे यहाँ पर देखो, इस बिंदु के निर्देशांक x में धनात्मक, y में भी धनात्मक होंगे। जब इस बिंदु की निर्देशांक बात करेंगे, तो यहाँ तक आने के लिए पहले तुम x में आए धनात्मक, फिर नीचे आए, यानी y ऋणात्मक हुआ ना।
बात समझ गए? तो अपनी जो चर्चा है वो यहां तक पहुंची है। टेन थीटा की वैल्यू समझ गए? टेन थीटा यहां से तुम्हें टेन थीटा का मान समझ में आ गया। अब इसमें जब तुम टेन माइनस थीटा निकालोगे, टेन माइनस थीटा, तो आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब कैसा है? यहाँ पर नेगेटिव है, आधार धनात्मक है, तो ये माइनस टेन थीटा के बराबर लिख दिया जाएगा। तो तुम्हें ये चीजें याद रखनी है। साइन कभी भी माइनस थीटा हो तो तुम इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। कॉस माइनस थीटा है तो उसको तुम सीधा सीधा कॉस थीटा लिख सकते हो। टेन माइनस थीटा है तो उसको माइनस टेन थीटा तुम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर साइन साइन माइनस का 120 डिग्री, तो इसको तुम तुरंत लिख सकते हो माइनस साइन 120 डिग्री। ठीक है। ऐसे टेन माइनस 135 डिग्री लिखा हुआ है, इसको तुम तुरंत लिख सकते हो माइनस टेन 135 डिग्री। जैसे अगर कहीं पर लिखा होता कॉस माइनस 150 डिग्री, तो तुम इसको कॉस 150 डिग्री लिख सकते थे। क्लियर है? अब इनके मान कैसे निकालेंगे ये समझो। इसके मान निकालने के लिए मैं तुम्हें एक और प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ये जो लिखे हुए हैं फार्मूले, साइन ए प्लस बी का या कॉस ए प्लस बी का, ये दो फार्मूले तुम्हें रटे होने चाहिए, याद रहने चाहिए। अगर ये दो फार्मूले तुम्हें बहुत अच्छे से याद है बच्चों, तो कोई भी मान, कोई भी वैल्यू, कुछ भी तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, तो बी बी ऋणात्मक हो गया, तो बी जब भी ऋणात्मक होगा यहाँ पर बी ऋणात्मक रख दो। तो बी ऋणात्मक रखोगे तो कॉस माइनस बी कॉस बी के बराबर होगा। जबकि साइन माइनस बी करोगे तो माइनस साइन बी, इसलिए यहाँ पर साइन क्या निगेटिव का आ जाएगा। मतलब अब ये तो मैंने समझा दिया। बाकी तुम्हें ये याद रखना है, साइन ए प्लस बी क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस की बजाय माइनस का आ गया, तो यहाँ पर बीच में भी माइनस आ जाएगा। कुल मिलाकर के फार्मूला तुम्हें सिर्फ एक याद रखना है, वो ये। अब इसमें ध्यान रखना है कि साइन अगर बीच में प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। कॉस में इसका थोड़ा सा अलग फार्मूला रहता है। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। और यहाँ पर अगर प्लस है तो बेटा यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। रिमेंबर दिस फार्मूला। अब यहाँ पर अगर प्लस की जगह तुम माइनस लोगे तो यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। मतलब इसमें चिन्ह विपरीत रहते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो बेटा यहाँ प्लस आ जाएगा। ये दो फार्मूले याद रखो, इन दोनों फार्मूलों से कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? जैसे साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, हमें साइन 75 डिग्री का मान डायरेक्ट नहीं पता, तो 75 डिग्री को हम ब्रेक कर सकते हैं। 45 प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ और यहाँ पर रख दो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। मैं एक करके बता देता हूँ। जैसे साइन 75 डिग्री को तुमने ब्रेक किया, साइन 45 प्लस 30 लिखा, और इसको लिखेंगे हम साइन, ये ए है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। अब इनकी वैल्यूज रखो, ये डिग्रीज में है सारे, वो हमें पता है पहले से। साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 1/2। यहाँ पर देखोगे 2√2 यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा 2√2, ऊपर यहाँ से बचेगा बेटा √3 और यहाँ से बचेगा 1, तो √3 + 1/2√2 ये है साइन 75 डिग्री का मान। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से, जैसे ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री को तुम 45 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हो। तो यहाँ पर साइन a - b का फार्मूला लग जाएगा। कॉस 105 डिग्री है ना, 105 डिग्री को तुम ब्रेक कर सकते हो 60 + 45 डिग्री में। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन फार्मूलों का यूज करके किसी भी मान को निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें याद रखना है। साइन a + b की वैल्यू याद रखनी है, कॉस a + b का वैल्यू क्या है इसको याद रखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। क्लियर? ठीक है, तो इसी के बेसिस पर अगर हम देखें, मान लो तुम्हें वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के कई सारे तरीके हैं बच्चों, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है 120 को तुम ब्रेक कर दो 90 और 30 में, 90 + 30। ठीक है, 90 + 30। या इसी के बेसिस पर एक रिजल्ट और निकाल लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। एक ये टेबल और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं पर भी दे रखा है साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये तुम प्रूफ कर सकते हो, 90 को a मानो, थीटा को b मानो, और साइन a - b का फार्मूला लगा दो। साइन a - b का फार्मूला, चलो मैं यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ। साइन 90 - थीटा, ये a है ये b है, बीच में साइन माइनस का साइन है, तो साइन का ऊपर लिख देते हैं फार्मूला एक बार। साइन a - b का फार्मूला क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यही तो फार्मूला होता है। अब साइन a की जगह 90 है, तो साइन 90 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 इंटू साइन थीटा। हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इंटू कॉस थीटा, और हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो साइन 90 - थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब इसको अगर तुम याद रख लो तो बहुत अच्छा है बेटा। ऐसे ही साइन 90 + थीटा अगर तुम देखोगे, यहाँ पर प्लस करो साइन 90 + थीटा, यहाँ पर प्लस करोगे तो यहाँ पर भी, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ अगर तुम प्लस करोगे ये प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस होगा, इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन 90 + थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है। अब इसी पर अगर तुम्हें साइन मान लो 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए थी, तो तुम इसको साइन 90 + 30 लिख सकते हो, और फटाक से लिख सकते हो साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा मतलब 30 डिग्री। साइन 90 + थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? बेटा कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तुम्हें, जैसे cos 90 - थीटा है या cos 90 + थीटा है, तो तुम इनको a + b के फार्मूले से फटाफट निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें ये याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। यानी कि साइन 90 - थीटा cos थीटा, हाँ ब्रेक तो तुम अपने अकॉर्डिंग करो। जैसे 120 डिग्री है,
120 डिग्री को तुम्हें ब्रेक करना है, तो तुम अपने हिसाब से ब्रेक करो, अपनी इच्छा से ब्रेक करो। तुम इसको 90 + 30 भी लिख सकते हो, तुम इसको 180 - 60 भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, जैसे तुम पूछ रहे हो 270 की वैल्यू कितनी होती है, तो 270 को तुम ब्रेक करो ना बेटा, 180 + 90 लिखो। अब उसके लिए तुम्हें साइन 180 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 180 मतलब पाई, यहाँ पर देखो मेंशन किया है मैंने, ये 90 की वैल्यू है। जो जीरो की वैल्यू होती है, जो जीरो की वैल्यू होती है वही पाई की वैल्यू भी होती है। मतलब जैसे समझो मेरी बात, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 1, साइन 180 फिर से 0 हो जाएगा। कॉस की बात करें, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 0, कॉस 180 -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? यहीं पर साइड में लिख देते हैं पाई की भी, तुम्हें याद रह जाएगा। अच्छा है, यहाँ पर 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री तो जो 0 है मतलब ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी चाहिए। पाई की बात कर रहा हूँ 180 डिग्री की। इसके बाद आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ये याद रखो, और कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। हालांकि उस सब को हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 90 + 30 करोगे तो ये कॉस 30 आ जाएगा, मतलब साइन माइनस में साइन 120 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री के बराबर होती है। याद है ना, इसको ब्रेक किया था अभी 90 + 30 में, तो साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि माइनस का √3/2। ऐसे ही -tan 135 लिख सकते हो, इसको भी tan a + b के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। tan a + b tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, इस फार्मूले से भी हम इसको 135 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम चाहें उसको हम ब्रेक कर लें, tan a - b की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि तुमने एंगल को किस तरीके से ब्रेक किया बेटा, है ना। cos 150 को ब्रेक करना हो तो हम 90 + 60 लिख सकते हैं, है ना। और cos 90 + थीटा, तुम देखो यहाँ पर cos 90 + थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं cos 90 + 60 डिग्री, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का sin 60 डिग्री। cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2। cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, जो हमने तुम्हें फार्मूला बताया उसकी हेल्प से तुम उसको प्रूफ कर सकते हो बहुत आसानी से। जो sin a + b या cos a + b के फार्मूले, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टू यू, तो उनको याद रखो बेटा, है ना। बाकी ये टेबल तुम्हारे सामने है ही है, आगे बढ़े। जैसे यहाँ पर 105 साइन 105 डिग्री का मान निकालना है तुम्हें, तो साइन 105 को तुम ब्रेक करो, है ना। इसको लिख सकते हो साइन 105 डिग्री को लिख सकते हो साइन, जल्दी बोलो क्या लिखें, 60 + 45 डिग्री लिख दें,
और इसको तुम सॉल्व करो साइन ए प्लस बी के फार्मूले से। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इससे तुम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है बेटा। साइन 40 कॉस 45 1/√2, कॉस 45 या साइन 45 दोनों वैल्यू सेम होती है, प्लस कॉस 60 1/2 1/√2। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर √3 + 1 मिलेगा तुम्हें, तो ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। इसी तरीके से हाँ, अब आया ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, तुम्हें याद होगा साइन ए प्लस बी, अभी मैंने तुम्हें फार्मूला बताया है, ये होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला बताया मैंने अभी तुम्हें। अब अगर यहाँ पर तुम्हें b की जगह पर a रख दो, b बराबर a के हो जाए, तो ये फार्मूला आ जाएगा साइन a प्लस ए यानी कि 2a का। b की जगह a रखोगे, b की जगह a रखोगे तो ये आ जाएगा 2 बेटा साइन a कॉस a, ये फार्मूला आ जाएगा। साइन 2a का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसको याद रखो। साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, और कैसे आया मैंने तुम्हें समझा दिया। ऐसे ही cos 2a का फार्मूला भी तुम निकाल सकते हो। cos 2a यानी कि cos a प्लस b के फार्मूले में तुम्हें याद है ये था cos a cos b माइनस का sin a sin b, ये फार्मूला था। अब b की जगह a रखोगे तो cos a इंटू cos a यानी कि cos स्क्वायर a माइनस sin a इंटू sin a यानी कि sin स्क्वायर a। तो जैसे ही हम a की जगह b रखेंगे तो ये आ जाएगा cos 2a और यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। तो cos 2a का तो एक ये फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करें, कौन सी आइडेंटिटी, sin स्क्वायर a थीटा प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1। हमेशा याद रखना ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम sin स्क्वायर a की जगह cos 1 माइनस cos स्क्वायर a रख दें तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a रख दें तो ये फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर cos 2a के ये तीनों फॉर्म और sin 2a का ये फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर एंगल को आधा कर दिया जाए, एंगल आधा करने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2a की जगह a कर दें तो यहाँ पर a की जगह a/2 और यहाँ पर a की जगह पर a/2 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब अगर हम याद रखें sin 2a बराबर क्या है 2 sin a इंटू कॉस a है। अगर इस एंगल को आधा कर दें मतलब sin a लिख दें तो यहाँ पर भी एंगल आधे हो जाएंगे, 2 sin a/2 cos a/2। ऐसे ही cos 2a बराबर था बेटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a था। अगर यहाँ पर हम cos a लिखें, एंगल को आधा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, यहाँ पर भी एंगल आधे हो जाएंगे। ठीक है, या फिर हम cos a को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर cos a को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ये फार्मूले हमें याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये हमारे लिए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम केवल यहीं तक रख रहे हैं, यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। और इसके हैंडआउट्स बेटा यहाँ तक के हैंडआउट्स तुम्हें अभी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास का समय मेरे ख्याल से 8 से 8:10 तक था कि नहीं? अरे बोलो तो सही। ठीक है, तो ये हैंडआउट्स तुम्हें मिल जाएंगे बेटा, है ना। और इसके बाद इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल नाउ तुम एटलीस्ट ये फार्मूले और जो टेबल में वैल्यूज दी हैं उनको एक बार याद कर लो। ठीक है, याद कर लो या प्रैक्टिस कर लो बेटा, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। इसके आगे तुम ग्रेजुअली देखोगे डे बाय डे हम लोग जो मैथ्स में और चीजें प्रैक्टिस करेंगे या सीखेंगे वो तुम्हारे फिजिक्स में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, ये a/2 वाला फार्मूला बेटा बस इसमें एंगल को आधा कर दिया है। जैसे मैं अगर पीछे चलूं इस वाले, देखो यहाँ पर sin 2a है, 2a की जगह a लिख दिया मैंने, 2a की जगह a मतलब एंगल को आधा कर दिया। तो यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा a/2 और यहाँ पर भी a की जगह क्या आ जाएगा a/2। मतलब दोनों साइड के जो एंगल्स हैं उनको आधा कर दिया है।
हाँ लैपटॉप में खुल जाएगा बेटा। यहाँ पर 2a की जगह अगर हम a लिख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी a/2 आ जाएगा, एंगल हाफ हो जाएंगे। ये हाफ एंगल फार्मूला है, इनको याद रखो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।